Hello, my dearest students. I welcome you all on this amazing platform of Commerce वाला. मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड जेनिफर्स टाइगर. एंड ये जो पोएम है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बात करी गई है हमारे मेल डोमिनेंट सोसाइटी के बारे में. तो इसके इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर करा था. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर करा था गोइंग प्लेसेस. तो हो सकता है कि गोइंग प्लेसेस ना कवर कराओ, कोई और चैप्टर कराओ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था भाई रिकॉर्डिंग में ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं. तो बट मैं ये बोलूँगी कि अगर आपने सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिएगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बैकलॉग ना रहे. ओके, तो उन्हें देख लीजिएगा. बाकी आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं. एंड जेनिफर्स टाइगर को हम पढ़ेंगे विच इज रिटन बाय एंड्रीन रिच. एंड्रीन रिच ने इसे लिखा है. थीम, सेंट्रल आइडिया इसका, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी बात करेंगे. और होमवर्क तो भाई हमेशा हमेशा नेसेसरी होता है आप लोगों के पढ़ने के लिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट करे. बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है हमारे इस बैच का, और कहीं ना कहीं जो जर्नी है स्टार्ट हुई थी अभी एंड होने वाली है. आई होप, क्योंकि लाइव क्लास में क्या होता है, लाइव क्लास में हम लोग इंटरैक्ट कर पाते हैं, मैं आपकी बात को सुन पाती हूँ, जान पाती हूँ. बट रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ऐसा नहीं हो पाता है. तो आप लोग डाउट्स, बेशक डाउट पूछते होंगे, वहाँ पे आपके डाउट्स को सॉल्व भी किया जाता होगा. बट ना एक टीचर से कनेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब कि आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता है. ऑब्वियसली आप मुझे अभी देख रहे होगे, राइट, और आप लोग मुझे सुन रहे होगे, बट मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या क्या चल रहा है, क्या बैकलॉग है, क्या नहीं है. आपने लेक्चर्स को देखा नहीं देखा, आपको ठीक से समझ आया कि नहीं आया, क्या आपको मज़ा आया नहीं आया, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एज ए टीचर होती है. तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर बहुत सारे बैकलॉग्स हैं आपके, तो प्लीज़ उसे कवर कर लीजिएगा. ठीक है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी कि अरे मेरे तो बहुत सारे बैकलॉग्स अगर हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. रिकॉर्डेड है, आप लोग टाइम निकालें, अपने हिसाब की स्पीड लगाएं, उसे देखें, तो वो क्लियर हो जाएंगे. रही बात नोट्स की, तो जैसे कि एक टीचर के लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ाने के लिए, वैसे एक स्टूडेंट के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ने के लिए. तो आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, आपके नोट्स प्रिपेयर्ड होंगे. ठीक है. एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये सीक्रेट है, टीचर्स भी एक्चुअली नोट्स बनाते हैं. हाँ, बेशक हमने इस चैप्टर को शायद हज़ारों बार पढ़ा दिया होगा, तो वो याद हो चुका है, रट चुका है कि कौन से पेज पे कौन सा स्टैंजा है, कौन से वर्ड में कौन सी मीनिंग है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें होती है. बट एट द सेम टाइम नोट्स की हमको भी पहले पहले ज़रूरत पड़ती है. तो जब हम जैसे लोग हैं जिनने किसी सब्जेक्ट में अच्छे से किसी सब्जेक्ट को पढ़ रखा है, तब भी हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो डेफिनेटली एज अ स्टूडेंट आपको नोट्स बनाने चाहिए. ठीक है, वो सिर्फ आपको एग्जामिनेशन तक काम आएंगे, अगर आपको आगे चल के पढ़ाना भी है तो भी काम आ जाएंगे, बट आपको एग्जामिनेशन तक तो बेशक काम आएंगे. तो प्लीज़ नोट्स बनाएं, नोट्स में कंजूसी ना करें, चाहे वो इंग्लिश का ही सब्जेक्ट क्यों ना हो. वर्ड, अगर आप CUET देने वाले हो तो वहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग काम आएगा. क्योंकि लास्ट लेक्चर है तो मैं सारी बातें कर रही हूँ आपसे, क्योंकि जाते जाते मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी मुझसे मिस हो जाए. तो प्लीज़ ये बातों को ध्यान रखिएगा. नोट्स आप किसी भी हिसाब से बना सकते हो. सब लोग का क्वेश्चन होता है मैम नोट्स कैसे बनाएं, तो अपने हिसाब से बनाओ. किसी भी लाइन का मतलब अगर आपको लगता है कि याद नहीं रहेगा, लिख लो उसे, हिंदी में लिख लो, अपनी भाषा में लिख लो. ठीक है, अगर आपको लगता है किसी वर्ड का मीनिंग याद नहीं रहेगा, लिख लो उसे. ठीक है, कुछ बात मैंने आपको ऐसे ही चलते फिरते कह दी, तो आपको लगता है कि वो याद नहीं रहेगी, लिख लो उसे. तो हर चीज़ को लिखना स्टार्ट करो. ठीक है, जैसे अपने दोस्तों का बर्थडे लिखते हो, अपने किसी फ्रेंड का कोई लाइक उनने कुछ बोला होता है तो अलार्म लगाते हैं फ़ोन में, या फिर लिख लेते हैं कि कल ऐसा है. वैसे ही नोट्स भी होते हैं कि भाई इस लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 अंशिका मैम का या किसी भी टीचर का, उसमें अंशिका मैम ने ये चीज़ें बोली थी, लिख ली हमने. तो हमें लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है वापस से, हमें वो चीज़ें याद रहेंगी. ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट. अब आ जाते हैं आंट जेनिफर टाइगर पे. तो आंट जेनिफर टाइगर, ये भाई पोयम क्या है, ये बात करती है मेल डोमिनेंट सोसाइटी के बारे में. यहाँ पे एंड्रीन रिच ने एक औरत की स्टोरी बताई है.
वो खुद अपनी स्टोरी नहीं बता रही, हो सकता है कि वो अपनी भी स्टोरी बता रही हो, बट उन्होंने आंट जेनिफर को बोला है। मतलब एंड्रीन रिच एक आंट जेनिफर के बारे में बात कर रही है, ठीक है, जो कि अपने पति से बहुत डरती है, बहुत परेशान है। वो एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करती है जहाँ पे मर्दों का दबाव है, ठीक है, जहाँ पे मेल डोमिनेंस है, और वो बताती हैं कि वहाँ पे एक औरत कैसा फील करती है, हाउ वुमेन फील्स, ठीक है। तो ये वो बात करती हैं, वुमेन फील, सॉरी नॉट फील्स, ठीक है। तो या चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, एंड्रीन रिच 1929 वाज बोर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड। तो ये 1929 में पैदा हुई थी यूएसए में। शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी विमेंस मूवमेंट। ये औरतों के बारे में ज़्यादा लिखती हैं और विमेन सपोर्टर है। एज पोएट एंड थ्योरिस्ट, पोएट भी है, थ्योरिस्ट भी है। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। उन्होंने कुछ 19 वॉल्यूम्स पोइट्री के लिखी है, 3 collections of essays and other writings, 3 collection ऐसे लिखे हैं और दूसरी चीज़ें भी लिखी। A strong resistance to racism and militarism, उन्हें racism बिल्कुल भी पसंद नहीं है, भेदभाव किसी भी चीज़ में पसंद नहीं है, और उन्हें मिलिटरिज्म भी नहीं पसंद है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी कंट्री मिलिट्री से चलती हो। Echoes through her work, the poem Aunt Jennifer's Tiger addresses the constraints of married life a woman experiences। तो यहाँ पे आंट जेनिफर बात करती है, एंड्रीन रिच बात करती है एक आंट जेनिफर के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा दबाव फील करती है, बंधा हुआ फील करती है अपनी शादीशुदा जिंदगी में, ठीक है। चलिए, आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस। अब आंट जेनिफर के टाइगर जो हैं वो प्रांस कर रहे हैं। प्रांस कर रहे हैं मतलब कि भाग रहे हैं अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन के उस पार। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, तो स्क्रीन के उस पार आंट जेनिफर्स के जो आंट जेनिफर के टाइगर्स है, आंट जेनिफर्स टाइगर, आंट जेनिफर के जो टाइगर है वो प्रांस कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ब्राइट टोपास डेनिजन्स। अब यहाँ पे जो टाइगर्स हैं उन्हें बोला है ब्राइट टोपास। ब्राइट टोपास का मतलब क्या होता है? टोपास होते हैं येलो कलर के जेम स्टोन्स, येलो कलर के जो जेम स्टोन्स होते हैं उन्हें टोपास बोलते हैं, और ब्राइट कलर के है वो। ब्राइट टोपास मतलब ब्राइट येलो कलर के जेम स्टोन्स। वो येलो कलर के स्टोन्स नहीं आते, वो बहुत सारे स्टोन्स आते, ग्रीन येलो, तो वो येलो कलर के। तो यहाँ पे उन जेम्स, वो जो जेम्स होते हैं ना, जेम्स खाने वाले नहीं, जो एक्चुअल में जेम्स होते हैं महंगे आते हैं बहुत ज़्यादा, तो टाइगर्स को ब्राइट टोपाज से कंपेयर करा है, बोला है कि वो ब्राइट टोपाज है। डेनिजन्स है, डेनिजन्स है मतलब कि वो रेसिडेंट्स है, वो रहते हैं ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। कहाँ रहते हैं? वो फॉरेस्ट में रहते हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन कलर का जो वर्ल्ड है वो जो फॉरेस्ट होता है, तो वो वहां रहते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और जो ब्राइट टोपाज है मतलब जो टाइगर्स हैं, वो जो ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे आदमी लोग बैठे हैं उनसे डरते नहीं है। सॉरी, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। तो पेड़ के नीचे जो आदमी लोग बैठे हैं ना, उनसे वो डरते नहीं। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। वो चलते हैं, पेस इन मतलब कि वो चलते हैं, स्लीक मतलब स्मूथ, स्लीक का मतलब स्मूथ होता है, जेंटल भी बोल सकते हो बट स्मूथ भी बोल सकते हो। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, मतलब कि वो चलते हैं एकदम स्मूथली। शिवलरिक मतलब कि एकदम जेंटलमैन की तरह, मतलब शिवलरी मतलब होता है कि एकदम एक ऑरा होना। तो शिवल ऑरा मतलब कि एक लाइक हाई क्लास टाइप्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, तो वो सर्टेनिटी इस तरह से वो चलते हैं। कौन? टाइगर्स। The poet is describing a lady whom she addresses as Aunt Jennifer. तो पोएट जो है वो एक लेडी के बारे में बात कर रही है जिसको वो कह रही है आंट जेनिफर। She says that Aunt Jennifer is doing embroidery on a piece of cloth. वो कहती है कि आंट जेनिफर जो है वो एम्ब्रॉयडरी बना रही है। एम्ब्रॉयडरी बना रही है मतलब कि वो बुन रही है, सिलाई का काम कर रही है, सिलाई कढ़ाई का काम कर रही है। ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ, एक क्लोथ पर, विच कुड बी
अ टेबल क्लॉथ, हो सकता है कि वो एक टेबल क्लॉथ हो, और वॉल हैंगिंग, शायद वॉल पे पेंटिंग, मतलब वॉल पे टांगने के लिए एक टेबल क्लॉथ पे वो टाइगर बना रही है जिसको वो फ्रेम करवा के वॉल पे टांगेंगे. शी हैज डिजाइंड इट विद ब्यूटिफुल टाइगर्स. उसमें उनने बहुत सुंदर टाइगर्स बनाए हैं, विच आर रनिंग फियरलेसली इन द ग्रीन फॉरेस्ट, जो कि निडर होके ग्रीन फॉरेस्ट में भाग रहे हैं. शी हैज डिस्क्राइब देयर ब्यूटी बाय कंपेयरिंग देम विद अ प्रेशियस येलो स्टोन. उन्होंने उनकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करा है कंपेयर करके उन्हें एक प्रेशियस येलो स्टोन से, known as topaz, जिन्हें टोपास कहते हैं. She says that they appear bright yellow in the green backdrop of the forest. वो जो टाइगर्स है वो ग्रीन फॉरेस्ट में ब्राइट येलो नजर आते हैं. दे आर fearless and they are not affected by the presence of men. वो fearless है और वो किसी भी आदमी से नहीं डरते. अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो आंट जेनिफर है वो अपने हस्बैंड से डरती है, बट टाइगर्स किसी आदमी से नहीं डरते. Here we can sense the contrast of behavior between the tigers and the ant. यहाँ पे हम टाइगर्स और आंट के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं उनके बिहेवियर का. दो द टाइगर्स डिजाइन बाय हर fearless, जो टाइगर्स उनने बनाए हैं वो निडर है, बट शी हरसेल्फ इज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड, पर वो अपने हस्बैंड से डरती है. फर्दर द पोएट सेज दैट द टाइगर्स आर प्राउड एंड fearless सिटीजन. वो कहती है कि जो टाइगर है वो प्राउड और निडर है, बट दे आर वेरी शाइनी एंड एलिगेंट, और उसको वो शाइनी और एलिगेंट भी होते हैं टाइगर्स. ओके, आगे चलने से पहले इसकी पोएटिक डिवाइसेस को एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, ब्राइट टोपास. यहाँ पे मेटाफॉर का यूज हुआ है. मेटाफॉर मतलब कि कंपैरिजन बिटवीन टाइगर, ठीक है, एंड ब्राइट टोपास. बोला गया है कि टाइगर्स जो है वो ब्राइट टोपास है, तो ऑब्वियस ही बात है मेटाफॉर यूज हुआ है. मेटाफॉर क्या होता है? दो लोगों की तुलना के बारे में, दो लोगों की नहीं, सॉरी, किसी एक इंसान की किसी दूसरी चीज से तुलना करी हो, तो दैट इज मेटाफॉर. ओके, और क्या यूज हो सकता है यहाँ पे? ठीक है. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूड. अब आंट जेनिफर की जो फिंगर्स है वो फ्लटर कर रही है, कपकपा रही है. आंट जेनिफर की जो फिंगर्स है वो फ्लटर कर रही है, कपकपा रही है थ्रू वूल, मतलब कि जब वो बुन रही है ना टाइगर्स को तो कपकपा रही है. फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. उनको आइवरी नीडल, जो सुई है, आइवरी नीडल मतलब कि जो सुई है जिससे कि वो बुन रही है, जिससे वो धागा बुन रही है, वो उसे उनको पुल करने में, मतलब कि खींचने में बड़ी मशक्कत लग रही है, बहुत डर डर के वो बुन रही है. द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. बोला जा रहा है कि अंकल के वेडिंग बैंड, मतलब कि अंकल ने जो रिंग पहनाई थी ना, वेडिंग बैंड पहनाया था ना, जब आपका वो होता है एंगेजमेंट होती है तो वेडिंग बैंड पहनाया जाता है. तो अंकल ने जो वेडिंग बैंड पहनाई थी उसका मैसिव वेट जो है, she sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. वो वेट आंटी के हाथों पे बैठा है. अब इसका मतलब क्या है? अंकल के मैसिव लाइक वो जो बैंड है, हेवी बैंड है, उसका वेट नहीं, अंकल से शादी करने का जो बोझ है वो उनके हाथों पे बैठा हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं. मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बोझ है उनके ऊपर वो शादी, और वो इसी वजह से वो अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रही क्योंकि वो अंकल से डरती है. अंकल नहीं चाहते कि वो अपना पैशन फॉलो करे, जो कि उनका है बुनाई करने का, सिलाई कढ़ाई करने का. Here the poet describes the fear of Aunt Jennifer towards her husband. यहाँ पे poet describe करते हैं Aunt Jennifer का fear उनकी husband की तरफ. She says that while she is doing embroidery, वो जब embroidery कर रही हैं, her fingers are quivering, उनके हाथ जो हैं कांप रहे हैं, with fear of her husband, just because वो अपने husband से बहुत ज़्यादा डरती हैं. Her husband does not approve her hobby of embroidery. जो हस्बैंड है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो जो एम्ब्रॉयडरी की उनकी हॉबी है, एम्ब्रॉयडरी करने की, सिलाई कढ़ाई करने की, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो करे. Therefore she trembles while she is embroidering the piece of cloth. इसी वजह से वो काप काप के या फिर कपकपा के वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है.
इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर हर टू पुल हर नीडल अप एंड डाउन. इतना काँप रही है कि उनको नीडल को, सुई को ऊपर नीचे करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया. देन शी डिस्क्राइब्स द वेडिंग रिंग विच वॉज गिवन बाय अंकल. फिर वो डिस्क्राइब करती हैं वेडिंग रिंग को जो अंकल ने दी थी टू आंट जेनिफर ऑन देयर वेडिंग डे पे जब उनको मिली थी. She says that it is a kind of burden for her to wear this ring. उनके लिए वो रिंग जो है वो बोझ बन चुकी है. She has been tortured by her husband so much that the wedding ring which could have been a beautiful gift for her, वो अपने हस्बैंड से इतना ज़्यादा टॉर्चर हो चुकी है कि भाई जो रिंग को ब्यूटीफुल गिफ्ट होना चाहिए था सीम्स लाइक अ बर्डन टू हर. वो उनके लिए बर्डन लगता है उन्हें वेडिंग रिंग. शी हैज़ फेस सो मैनी डिफिकल्टीज इन हर मैरिड लाइफ. उन्हें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करी अपनी मैरिड लाइफ में. दैट द लिटिल रिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ हैवी बैंड ऑन हर ट्रेमलिंग फिंगर्स. इसी वजह से वो जो उनकी छोटी सी फिंगर्स है, जो छोटी सी रिंग है उनके फिंगर्स पे एक हैवी बैंड की तरह काम करी. हालांकि रिंग का बोझ, रिंग कितनी हल्की होती है, बट बोला गया उसका मैसिव वेट, तो मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला है, राइट. This means that the ring is associated with some bad experiences. इसका मतलब है वो रिंग को associate करा जा रहा है उनके bad experiences से. In form of torture she has faced because of her husband's dominating behavior. उन्होंने बहुत torture face करा है अपने husband से क्योंकि उनके husband का dominating behavior है, दबाने वाला behavior है. Okay. When aunt is dead, अब जब aunt Jennifer मर जाएंगी, her terrified hands will lie. उनके जो terrified hands रहेंगे, उनके जो डरे हुए hands रहेंगे, will lie still ringed with ordeals she was mastered by. तब भी उनके हाथों में वो ordeals रहेंगे, वो troubles, वो problems रहेगी जो आज भी उनके हाथों में है. वो रिंग आज भी है तो मरने के बाद भी वो रिंग रहेगी, मतलब कि मरने के बाद भी उनका अंकल से पीछा नहीं छूटेगा. The tigers in the panel that she made, और जो पैनल पे उन्होंने टाइगर बनाए हैं वो will go on prancing proud and unafraid. वो तो प्रांस करेंगे, चलेंगे निडर होके, अनअफ्रेड होके, अनप्राउड होके, बट जो आंटी है वो तब भी डरती रहेंगी. The poet says that one can easily sense aunt's desire for freedom. पोएट कहती है कि आंट कितना चाहती है अंकल से छुटकारा पाना एंड फियरलेसनेस, और उनको कितना वो टाइगर्स के बारे में इसलिए बात करी क्योंकि वो चाहती है कि वो खुद एक टाइगर होती, कि जैसे टाइगर्स नहीं डरते वो खुद वो टाइगर बनना चाहती है थ्रू हर डिजाइन ऑफ टाइगर्स. फर्दर शी सेज दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आंट टू अचीव दिस फ्रीडम. वो कहती है कि आंट के लिए ये फ्रीडम अचीव करना पॉसिबल नहीं है ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम में. शी विल अटेन इट ओनली आफ्टर हर डेथ. उन्हें ये फ्रीडम तभी मिलेगी जब वो मर जाएंगी. Here also the irony of her life is that, ये irony है, उल्टी बात है, that she will be tied up with shackles in the form of her husband's wedding ring. ordeal का मतलब यहाँ पे गलत लिखा है, वैसे ordeal होगा वो जो रिंग की बात हो रही है. तो वो जब मर जाएंगे तब भी उनके हाथों में वो रिंग होगी जो अंकल ने पहनाई थी, तो वो तब भी उनसे बंधी रहेंगी. The ring was the sole proof of the tortures which she has faced from her husband. रिंग जो है वो इकलौता प्रूफ है टॉर्चर का जो उन्होंने अपने हस्बैंड से फेस करा है. ऑन द अदर हैंड देयर आर टाइगर्स डिजाइन बाय आंट जेनिफर, और आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं उसके बारे में बात हो रही है, विच विल ऑलवेज डिपिक्ट हर डिजायर ऑफ लिविंग अ फियरलेस लाइफ, जो दिखाते हैं कि उनको एक फियरलेस लाइफ जीनी थी जैसे कि टाइगर जीते हैं. by jumping proudly and bravely on the piece of cloth, जो कि क्लोथ के टुकड़े पे भी बहुत ही प्राउडली और लाइक निडर होके चल रहे हैं. ठीक है, आ जाते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पे. उससे पहले मैं पानी पी लेती हूँ जरा सा. Okay, central idea of the poem Aunt Jennifer's Tiger, composed by Andrew Rich. तो आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा है central idea of the poem Aunt Jennifer's Tiger, composed by Andrew Rich. आप कभी भी central idea लिखे तो आप इस तरह अगर लिखते हो तो वो थोड़ा attractive लगता है. Is that in this poem Andrew Rich discusses about the issue of male dominance. यहाँ पे Andrew Rich सबसे बड़ा मुद्दा उठाते हैं male dominance का. The poem shows the conflict of a woman. पोएम ये भी दिखाती है कि औरत को कितना
जूझना पड़ता है वुमेन विच शी हैज टू बेयर इन अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जो उन्हें मेल डोमिनेंट सोसाइटी में जूझना पड़ता है. Aunt Jennifer is symbolic of all the women of world. Aunt Jennifer symbol है वो सारी औरतों का जो इस सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी का पार्ट है. Who are victims of oppression in the male dominant society? जो विक्टिम है, जो बेचारे सहन कर रहे हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ऑपरेशन को, दबाव को. द पोएम कंपेयर्ड आंट जेनिफर विद द फियरलेस टाइगर. इस पोएम में आंट जेनिफर को फियरलेस टाइगर से कंपेयर करा गया है. ऑपोजिट कंपैरिजन, नॉट स्ट्रेट कंपैरिजन. टू whom she had on the panel, जिन्हें उन्होंने पैनल पे बनाया. द पोएम शोज दैट women लाइफ शुड बी fearless like tigers. बोलती है कि जो women की लाइफ होती है वो टाइगर्स की तरह fearless होनी चाहिए. पोएटिक डिवाइसेस पे आ जाते हैं. सबसे पहली पोएटिक डिवाइस है मेटाफोर. मेटाफोर क्या होती है? मेटाफोर का मतलब होता है कंपैरिजन. कंपैरिजन, ठीक है, दैट इज मेटाफोर. भाई तुलना करना, ठीक है. आप बोलोगे आंट जेनिफर की तुलना करिए टाइगर से, तो वो ऑपोजिट तुलना है कि मतलब आंट जेनिफर अलग है, टाइगर्स अलग है. मेटाफोर कहता है कि मैंने बोला कि आप एक चांद हो, तो मतलब आप और चांद सेम हो, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो इसे कहते हैं मेटाफोर. ओके, तो यहाँ पे ब्राइट टोपाज बोला है टाइगर्स को. टाइगर्स को ब्लू येलो कलर के स्टोन, जो जेम स्टोन्स होते हैं, उससे कंपेयर करा है. ऑलिटरेशन, ऑलिटरेशन मतलब कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले वर्ड्स साथ में आ जाए, दैट इज ऑलिटरेशन. कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड साथ में आ जाए, जैसे प साथ में आ जाए, ठीक है, प, ठीक है, तो ये ऑलिटरेशन है. सिंबॉलिज्म, सिंबॉलिज्म का मतलब होता है इट इज यूज सिंबल. हाँ, एक चीज को, कोई चीज रिप्रेजेंट करिए, आइडियाज या फिर क्वालिटीज, तो उसे कहते हैं सिंबॉलिज्म. जैसे कि ब्राइट टोपाज डेनिजन्स रिप्रेजेंट टाइगर्स. ब्राइट टोपाज डेनिजन्स जो है, ब्राइट टोपाज जो सिंबलाइज कर रहे हैं टाइगर्स को, वो सिंबल है टाइगर्स का. मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड रिप्रेजेंट मेल डोमिनेशन. मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, तो यहाँ पे जो अंकल का वेडिंग बैंड है वो दिखा रहा है मेल का या फिर आदमियों का डोमिनेशन, ठीक है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी में. पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई ह्यूमन वर्ड या फिर कोई ऐसा वर्ड जो हम ह्यूमंस के आगे यूज करते हैं, हमने यूज कर दिया किसी नॉन ह्यूमन चीज के आगे. जैसे माइक सिंगिंग या माइक टॉकिंग, तो माइक बात नहीं कर सकता, माइक गाना नहीं गा सकता क्योंकि वो नॉन ह्यूमन है. ऐसे एलिफेंट डांसिंग, एलिफेंट डांस नहीं कर सकता. तो यस, डांस हम लोग ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं, हमने एलिफेंट के लिए यूज कर दिया, दैट इज पर्सोनिफाई कर दिया है एलिफेंट को. वैसे यहाँ पे शिविलरिक बोला है टाइगर्स को, बट शिविलरिक जो होती है, शिविलरी जो होती है ना, वो इंसानों में होती है, वो आदमियों में होती है, बट यहाँ पे टाइगर्स के लिए यूज करा है, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन. सॉरी, हाइपरबोल. हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना. किसी भी चीज को, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलने को कहते हैं हाइपरबोल, ठीक है. तो यहाँ पे बोला मैसिव वेट ऑफ वेडिंग बैंड. भाई उस रिंग का कितना ही वेट होगा, वो रिंग कितनी हल्की होती है, एक फिंगर से उठा लो, बट यहाँ पे बोला मैसिव वेट, उसका बहुत ज्यादा वेट है उस वेडिंग बैंड का. हालांकि उसका मतलब ये है कि उसका, वो शादी उनके लिए बोझ है, बट वैसे अगर देखा जाए तो उसका मैसिव वेट हो ही नहीं सकता है, तो दैट इज हाइपरबोल. ट्रांसफर्ड एपिथेट, भाई एपिथेट क्या होता है ना, एपिथेट होता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या होते हैं या एपिथेट क्या होते हैं? जो नाउन की विशेषता बताए. अ गर्ल ब्यूटीफुल गर्ल, अ बॉय हैंडसम बॉय, ठीक है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज एपिथेट, ठीक है, कि आपने हैंडसम एपिथेट यूज करा है लड़के के लिए. अब एपिथेट क्या होता है ना, अगर एपिथेट यूज होना हो किसी और चीज के लिए, यूज हो जाए किसी और चीज के लिए, दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देख लो, टेरिफाइड हैंड्स. भाई टेरिफाइड एक एपिथेट है, एडजेक्टिव है. टेरिफाइड का मतलब क्या होता है? डरना, किसी भी चीज से डरना. तो टेरिफाइड हैंड्स बोला है. टेरिफाइड इंसान होता है कि हैंड्स होते हैं? भाई
टेरिफाइड जो होता है वो इंसान होता है, ह्यूमन बॉडी होती है। हम डरते हैं, हाथ नहीं डरते, हम डरते इसलिए हमारे हाथ कांपते। तो टेरिफाइड यूज होना था इंसान के लिए, हो यूज गया, मतलब यूज होना चाहिए था इंसान के लिए बट उन्हें यूज कर दिया हैंड के लिए, मतलब एपिथेट को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। इंजैममेंट मतलब बिना फुल स्टॉप के अगर लाइंस कंटिन्यू हो रही हैं तो इंजैममेंट। तो यहाँ पे द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इज हेवीली, तो यहाँ पे बिना फुल स्टॉप के उस लाइन को कंटिन्यू करें। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज है आपके सामने। ठीक है, तो आप लोग प्लीज बताइएगा कि इनमें से कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुई है। देन यहाँ पे समरी भी है और आज के वो 5 वर्ड्स जो आपने इस सेशन में सीखे प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए चलते हैं और इस सेशन को करते हैं एंड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। All the very best for your preparations and for your examinations. See you in the next batch. Bye bye, tata, take care, love you all and अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बने रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। ओके, तो बाय बाय, टाटा।